हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। बेटा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। क्लैट और जो एलेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैं नेशनल और इसके बाद इंटरनेशनल, सॉरी, मैं इंटरनेशनल और इसके बाद नेशनल जो टॉपिक्स है वो लेकर आऊंगा। और हम लोगों ने बहुत आप लोगों की 4-5 साल के पेपर एनालिसिस करके उसके बाद जिस तरीके से, जिस ट्रेंड से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब मैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस बेसिस पर कुछ पैसेजेस मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार करे हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पैसेज आपको और कहीं मिलने वाले नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोग यहाँ पर लाइक आपको टॉपिक शायद पता लग रहे होंगे, बट द क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस काफी यूनिक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ 5 मैं लास्ट 6 मंथ में लेकर आया हूँ, जो मुझे लगता है इस बार के क्लैट एग्जामिनेशन के लिए और जो एलेट एग्जामिनेशन के लिए सबको देखना चाहिए। वो बात अलग है कि एलेट एग्जामिनेशन में पैसेजेस नहीं आते हैं, है ना, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक एक पैसेज के, ऐसा नहीं है 5 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, 6 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं एंटायरिटी में पूरा की पूरा पैसेज यहाँ पर कवर करूँ। तो दोस्तों, पहला पैसेज अगर आप देख रहे हैं तो पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ये क्वाड समिट के ऊपर है ना। और क्वाड के बारे में हम लोगों को पता है कि क्वाड का फुल फॉर्म यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो यार। अगर हम लोग क्वाड के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो क्वाड बन गया था काफी पहले, 2007 के आसपास कहा जाता है जो क्वाड ग्रुप है ये बन गया था। तो बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस ग्रुप का जो रेनोवेशन है, मतलब उस समय के जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। तो 2007 में ये ग्रुप बना था। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दूं पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो 2007 में क्वाड ग्रुप जो है ये प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बोलने पर बना था। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। इसको थोड़ा सा आप लोग हालांकि इनकी बाद में इनको गोली मार के इनका मर्डर हो गया था, अगर आपको याद आ रहा हो, इलेक्शन कैंपेन में। तो शिंजो आबे के बोलने पर 2007 में ये ग्रुप बना था जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और बट उस समय कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था। उनको ये लगता था 2007 में कि अ, जो क्वाड ग्रुप है कहीं ऐसा ना हो कि वो चाइना से पंगा ले ले। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ प्रोवोकिंग चाइना। इसलिए 2007 में ये ग्रुप कहीं ना कहीं बनकर शांत हो गया था। इसके 10 सालों के बाद, इस ग्रुप के 10 सालों के बाद ये ग्रुप दोबारा से रिवाइव होता है। मैं ये भी आपको बता दूं, ये ग्रुप 10 सालों के बाद रिवाइव होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 सालों के बाद जब ये ग्रुप रिवाइव हुआ तब इंडो पैसिफिक बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गए लोग। इंडो पैसिफिक रीजन एक्चुअली में वो रीजन है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास की कंट्रीज को कवर करता है। और यहाँ पे ज्यादातर चाइना का डोमिनेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस बार जो क्वाड की समिट है ना, वो फिजिकल समिट हुई थी, कोई वर्चुअल समिट नहीं है। फिजिकल समिट हुई थी अमेरिका में। अमेरिका का एक शहर है डेलावेयर, और डेलावेयर में एक जगह है विल्मिंगटन। तो डेलावेयर विल्मिंगटन में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्वाड 2024 की समिट को यहाँ पर होस्ट किया, जिसमें 4 लीडर जाकर पहुंचे। हमको पता है कि क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से एक तो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, एक है द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड यूएसए, और इसके साथ साथ आपके पास जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं स्क्वाड समिट का। थोड़ा बहुत ये पैसेज है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और कहते हैं कि इसके बाद इंडिया एंड यूएस दे हैव स्वैप्ड द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द समिट विद दिल्ली पासिंग ऑन द 2024 समिट टू वॉशिंगटन डीसी टू होस्ट फॉर लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस। वैसे तो देखा जा रहा था कि जो समिट है ये होना तो वैसे दिल्ली में था, बट कुछ लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस की वजह से हम लोगों ने, दिल्ली ने ये समिट जो है ये विल्मिंगटन ट्रांसफर कर दिया। मतलब हम लोगों ने ये समिट वॉशिंगटन डीसी को दे दिया। तो सारे लीडर्स यूएस में इकट्ठे हुए। ठीक है जी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और व्हाइट हाउस ने यहाँ पर कंफर्म किया कि जो नेक्स्ट ईयर समिट जो है अब वो यहाँ पर जो दिल्ली है वहां पर होगी। अब देखते हैं कि अगले साल अब अमेरिका की तरफ से कौन आता है, क्योंकि हमको पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रेस इज ऑन। कमला हैरिस यहाँ पर खड़ी हो रही है और इनके अपोजिशन में है डोनाल्ड ट्रंप। तो देखने वाली बात यह है कि अब अगले साल जब समिट क्वाड की दिल्ली में होती है तब अमेरिका की तरफ से यहाँ पर कौन आपको दिखाई देगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं।
इस पूरे की पूरे पैराग्राफ में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से वो यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड। क्या लगता है आपको कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वाड का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता रहा है? पहला है टू फॉर्म मिलिट्री अलायंस टू काउंटर चाइना ग्रोइंग मिलिट्री पावर। ऐसा है क्या? क्योंकि चाइना का तो दावा है, चाइना तो क्वाड को मॉडर्न नेटो बोलता है। चाइना तो बोलता है कि सर ये क्वाड नहीं है, ये मॉडर्न नेटो ग्रुप है। आपको पता है नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ओरिजिनली अमेरिका ने बनाया था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पर तो चाइना खुलेआम बोलता है कि सर ये तो मॉडर्न क्वाड है। बट हालांकि इंडिया ये कोई बेटा कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है टू स्टेब्लिश अ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक टू राइवल चाइनाज इकोनॉमिक डोमिनेंस। क्या एक रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक को बनाने की तैयारी कर रहे हैं इसकी, ताकि चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक डोमिनेंस को यहाँ पर थोड़ा बहुत रोका जा सके? लग तो रहा है, बट एक बार आगे की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। थर्ड बोलता है टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नॉर्म्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। सर है तो देखो इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है, बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर इकोनॉमिक डोमिनेंस की भी बात मैं वैसे नहीं बोलूंगा, ऑप्शन नंबर बी भी मुझे गलत लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। टू काउंटर बैलेंस चाइनाज ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। केवल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नहीं, चाइना की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी काउंटर बैलेंस करने के लिए क्वाड ग्रुप बना है। कहां पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसलिए डेमोक्रेटिक नेशंस का ये वो यूनाइटेड फ्रंट है जिसमें आप चाइना की बढ़ती जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द एवोल्यूशन ऑफ क्वाड। कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि क्वाड के एवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट साबित होता है? यार मुझे लगता है 2004 में ऐसा कोई इंडियन सुनामी का उस समय कोई क्वाड के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि 2007 में तो क्वाड बना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बोल दिया था 2007 में कि दे डोंट वांट टू लाइक दे आर नॉट इन फेवर ऑफ प्रोवोकिंग चाइना, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 2017 में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्वाड का रिवाइवल हुआ था, तो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट तो क्वाड के एवोल्यूशन में रिवाइवल ही हो सकता है यार। रिवाइवल, द रिवाइवल ऑफ क्वाड, दिस प्रूव्स टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द एवोल्यूशन ऑफ क्वाड। और क्वाड का रिवाइवल 2017 में होता है। एकदम से लोग यहाँ पर क्वाड क्वाड के बारे में जानना शुरू करते हैं। पता है 2017 से पहले ऐसी कोई बॉडी थी भी, इसके बारे में न्यूज एजेंसीज भी कवर नहीं करती थी। एकदम से 2017 में क्वाड जैसे भगवान आ जाते हैं ना, वैसे ही आया आपके सामने। और एकदम से आपको पता लगा कि शायद इससे पहले तो कभी भी ग्रुप ऐसा था ही नहीं। डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड का ग्रुप है जहां पर चाइना की बढ़ती जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को आप काउंटर बैलेंस करने की कोशिश इस ग्रुप में करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ये बोल रहा है हाउ हैज द क्वाड इवॉल्व फ्रॉम इट्स इनिशियल फॉर्मेशन टू इट्स करंट स्टेटस। किस तरीके से क्वाड अपने इनिशियल फॉर्मेशन से अपने इस करंट स्टेटस तक आया, कैसे क्वाड जो है वो इवॉल्व करता है? आपको पहले बता दूं क्लैड की ब्यूटी ही यही है कि पैसेज में आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आपको लगाना इसी में से पड़ेगा। पहला ऑप्शन बोलता है कि सर इट हैज ट्रांजिशन फ्रॉम अ लूज इनफॉर्मल ग्रुपिंग टू अ फॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस। देखो भाई मैं पहले आपको बोल रहा हूं कि पहले कोई ये लूज इनफॉर्मल ग्रुपिंग नहीं था। ठीक है, आज की डेट में ठीक समझ में आता है एक फॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस है, बट केवल सिक्योरिटी अलायंस नहीं है ना। हम लोग क्वाड केवल सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। तो अगर आप क्वाड को केवल सिक्योरिटी अलायंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसका मतलब चाइना का पर्सपेक्टिव आपको कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है इट हैज शिफ्टेड टू फोकस, इट हैज शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एड टू रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड क्योंकि ये दो चीजें ही कवर कर रहा है, रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए तो बना है क्वाड। पहले इसका फोकस ह्यूमैनिटेरियन एड हुआ करता था, बिल्कुल 2007 में जब क्वाड ग्रुप बना था तब क्वाड का इनिशियल फोकस, ये भी आप प्लीज याद कर लेना, 2007 में जब क्वाड बना था तब इसका फोकस केवल ह्यूमैनिटेरियन एड ही देना था। 2017 में जब क्वाड का रिवाइवल होता है तब आप देखते हैं कि इसका जो फोकस है वो काफी हद तक चेंज हो गया है, और इसके फोकस में रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो बिल्कुल पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा एंड विल डिस्कस दैट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को एक बार देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड्स फोकस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का क्या फोकस आपको समझ में आता है ना। सबसे पहले तो वो बोल रहा है द रीजन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑफ इट्स अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक पोटेंशियल। ये इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो नेचुरल रिसोर्सेज इस पूरे रीजन में बहुत है और इकोनॉमिकली वाइबल है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं द रीजन इज होम टू सेवरल इंपॉर्टेंट मैराइन चोक पॉइंट्स दैट आर क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल ट्रेड। भाई अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा वाला पॉइंट भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ लिंक है। तो मेरे हिसाब से वो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट ही लग रहा है। और जब एक से ज्यादा पॉइंट आपको करेक्ट लग रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर। ऑल ऑफ द अबव सर सही लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर राइट ही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है द रीजन इज इंक्रीजिंगली कंटेस्टेड बाय वेरियस पावर्स। क्यों? क्यों आज चाइना पागल हुआ पड़ा है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए? कुछ तो होगा ना इंडो पैसिफिक रीजन में, कुछ तो वेल छुपी होगी ना यहाँ पर। क्योंकि चाइना बेटा बिल्कुल पागल नहीं है। ये बात अगर आपको लग रही है कि चाइना मजाक कर रहा है, चाइना मजाक नहीं कर रहा। आज की डेट में चाइना अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है। वो बात अलग है कि हार्श पॉलिटिक्स या हार्श चाइना का डील करने का तरीका थोड़ा सा हार्श साबित हो सकता है, बट चाइना नोज इट वेरी वेल कि कहां पर और किस तरीके से स्ट्राइक करना है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ हैज द क्वाड सॉट टू बैलेंस इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स विद इट्स डिप्लोमेटिक अप्रोच टू चाइना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि किस तरीके से क्वाड ग्रुप जो है वो अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करता है अपनी डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ। ये बात तो समझ में आती है कि चाइना को काउंटर करना है ना, बट डिप्लोमेटिकली भी काउंटर करना है यार। आप लोग बिल्कुल सरेआम चाइना को गाली देने के लिए उतर नहीं सकते। तो हर एक चीज में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आपके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी खराब नहीं होने चाहिए, प्लस आप चाइना को काउंटर करने के लिए आ रहे हैं डिप्लोमेटिकली, तो वो भी आप लोगों को मैनेज करना है। तो आप किस तरीके से ये दोनों चीजें मैनेज करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। तो हाउ क्वाड ग्रुप मैनेजेस दैट। पहला ऑप्शन है सर बाय अडॉप्टिंग अ कॉन्फ्रंटेशनल स्टांस टुवर्ड्स चाइना। बेटा अगर आप कॉन्फ्रंटेशनल स्टांस किसी भी कंट्री के सामने अपनाते हो तो ये कोई ऑब्जेक्टिव, ये कोई बैलेंस्ड अप्रोच नहीं हुई। कन्फ्रंटेशन करना है तो लड़ लो ना यार। ये तो कन्फ्रंटेशन का मतलब जाके लड़ ही लो। फिर तो कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हैं आप? सेकंड, बाय अवॉइडिंग डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनाज पॉलिसी। यार अगर आप डायरेक्ट क्रिटिसिज्म भी नहीं करोगे चाइना का पॉलिसी का तो ये भी एक तरीके से अप्रोच समझ में नहीं आएगी। अगर मुझे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है और मुझे लगता है जैसे चाइना की पॉलिसी सबको पता है, साउथ चाइना सी में चाइना क्या करता है? चाइना बोलता है साउथ चाइना सी का नाम साउथ चाइना सी इसलिए क्योंकि वो मेरी कंट्री के नाम पर पड़ा है। तो उसने साउथ चाइना सी के ऊपर 9-9 बना दी। ये तो आपको पता है। अगर आपसे पूछे ये 9-9 11-9 कहां पर है, ये साउथ चाइना सी में है। और साउथ चाइना सी को चाइना अपना टेरिटरी मानता है। तो हार्ड पॉलिटिक्स ही तो हुआ। चाइना की इन तरह की इस तरह की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा ना आपको। अगर क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करोगे? तो सर ये बात तो ठीक है कि डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन तो नहीं करना है, बट क्रिटिसिज्म तो किसी भी कंट्री की पॉलिसी का करना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, बाय एंगेजिंग इन डायलॉग एंड कोऑपरेशन विद चाइना ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। भाई ये तो गजब चीज हो गया। चाइना के साथ बातचीत करें, चाइना के साथ बातचीत करें और चाइना के साथ कोऑपरेट भी करना चाहिए हमें कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट डिप्लोमेटिकली बहुत करेक्ट है। बट फिर भी एक बार पॉइंट नंबर डी को देख लेते हैं। बाय फॉर्मिंग अलायंसेस विद अदर रीजनल पावर्स टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस। बट यहां पर बात हो रही है किस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। और जब बैलेंस की बात आती है, जब डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात आती है, तो आप अपने एनिमी के साथ, कहते हैं ना गधे को भी बाप बनाना चाहिए। तो जहां पर डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात आती है पॉइंट नंबर सी करेक्ट हो जाता है कि चाइना के साथ बातचीत करो यार। चाइना इतना बुरा कंट्री थोड़ी ना। अगर मान जाता है बातचीत करने से तो बढ़िया है ना। और अगर नहीं मानता फिर तो देखो कन्फ्रंटेशन करना ही पड़ेगा ना। चलिए, इसके बाद जो ये चारों कंट्रीज आप लोग क्वाड की देखते हैं ना बेटा, मुझे लगता है इनके बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और हो सकता है वो आप लोगों से पूछ ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है ऐसी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें ये चारों कंट्रीज, ऑलमोस्ट ये तीनों कंट्रीज तो है ही है, और इस बार तो हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया भी दिखा इसमें। ऐसी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड की तीनों कंट्रीज इंडिया, जापान और यूएस शामिल होते हैं? कुछ मत सोचना, मालाबार एक्सरसाइज पे टिक कर देना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज में इस बार तो ऑस्ट्रेलियन नेवी भी देखने को मिली। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसके दो फेजेस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, सर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आई सेड मिलिट्री एक्सरसाइज। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताइए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, जिसका फोकस काउंटर टेररिज्म है और पीस कीपिंग है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का फोकस काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग है। तो बताइए ऐसा कौन सा होगा। पहला, ऑसिडेक्स। ऑसिंडेक्स होता है इंडिया और चाइना के बीच, सॉरी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये होता है, बट इसका इसका फोकस काउंटर टेररिज्म नहीं है। सेकंड, पिच ब्लैक होता है, बट इसका भी ऑब्जेक्टिव काउंटर टेररिज्म नहीं है। तावी, बिल्कुल आंसर है तावी। ये शायद आप लोग जानते भी ना हो। यहाँ पर तावी कुछ लोगों को लगेगा ताइवान और इंडिया की एक्सरसाइज हो रही है, नहीं बेटा। तावी एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री के बीच में होती है। और आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज का मेजर फोकस काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग। एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग, इसमें से कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसका जिसका प्राइमरी फोकस हमेशा एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग का रहता है। मालाबार एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बता दी। मालाबार एक्सरसाइज हाँ होती है सभी कंट्रीज के बीच में, बट वो नेवल एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास ये हम लोग अमेरिका के साथ करते हैं बेटा। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, इसमें कोप इंडिया आंसर होगा। इन सभी कंट्रीज के बीच में जो एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है उसको कोप इंडिया कहते हैं, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, हाउ डू द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इट्स क्वाड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू रीजनल सिक्योरिटी। क्या लगता है आपको, ये इंडिया और जितने भी क्वाड पार्टनर्स हैं इनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं, ये किस तरीके से रीजन की सिक्योरिटी को बढ़ाएंगी? क्या लगता है आप, बढ़ाएंगी? ये पूछ रहा है बढ़ाएंगी, ठीक है बढ़ाएंगी, बट कैसे बढ़ाएंगी, क्या लगता है सर? पहला, बाय एनहांसिंग द इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द मिलिट्रीज। देखो यार, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज इंटर अपना ऑपरेटिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए होती है। पहला वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूं। सेकंड, बाय डेटरिंग द पोटेंशियल एडवर्सरीज एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर। कहते हैं ना, डिप्लोमेसी में कहा जाता है ना ये बात, कि दुश्मन को इतना डरा दो कि वो लड़ने से पहले 100 बार सोचे कि अगर लड़ाई हो गई तो उसका क्या हाल होगा। अगर लड़ाई होगी तो उसका क्या हाल होगा, ऐसे में वो लड़ाई करने आएगा ही नहीं। तो डटर करना, याद करो ना, याद करो एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 में जब इंडिया का पोखरण टेस्ट हुआ था, याद आ रहा है आपको? इंडिया का पोखरण पार्ट 2 जो टेस्ट हम लोगों ने किया था, ऑपरेशन शक्ति की बात कर रहा हूं मैं। एक तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है जो 1970 में 70s के डेकेड में होता है, 74 टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं ऑपरेशन शक्ति की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन शक्ति में क्या बोला था उस समय, मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे। वो क्या बोलते थे, वो उन्होंने ये बोला कि अब इंडिया क्योंकि न्यूक्लियर पावर बन गया है ना, तो हम लोग पूरे रीजन में शांति बहाल कर सकते हैं। लोगों ने पूछा कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ के अब शांति की बातें कैसे कर रहे हो? तब बोला उन्होंने यार कि अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है तो कोई अब हमको जल्दी से लपेटने की कोशिश नहीं करेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, बाय प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नॉर्म्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। यार ये तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा ना, हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को मेंटेन कर रहे हैं अपने, हम लोग चाइना की जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जहां भी जा रहे हैं इस रीजन में हम यही बता रहे हैं ना कि हम चारों की चारों कंट्रीज जो क्वाड के मेंबर है वो डेमोक्रेसीज हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज तो प्रमोट हो ही रही है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है, व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दीज बायलैटरल एक्सरसाइजेस इन एड्रेसिंग द रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बेनिफिट पूछ रहा है कि किस तरीके से वो रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ा सकती है, और दूसरा वाला क्वेश्चन देखो जस्ट इसका अपोजिट है। वो ये बोल रहा है कि आपको क्या लगता है किस तरीके से जो पोटेंशियल चैलेंजेस हैं और जो लिमिटेशंस इस इन बायलैटरल एक्सरसाइज की, मतलब कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशंस आपको लगती है इन बायलैटरल एक्सरसाइज की? कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी तो होंगे, तो आपके हिसाब से क्या नुकसान है इन एक्सरसाइजेस के? पहला सर, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत डिवेलप हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे यार, बिल्कुल, इसको मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूँ।
डाइवर्जिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। देखो यार, क्वाड में भले ही 4 मेंबर्स हैं आपके पास, बट चारों के चारों देश के प्रायोरिटीज और नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट सा लगता है। रिस्क ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस विद अदर रीजनल पावर्स। कभी कभार आप लोगों ने अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली, क्या पता चाइना तो प्रोवोक हुआ नहीं, कोई और प्रोवोक हो गया, कोई और प्रोवोक हो गया, कैसे आप उसको संभालोगे यार? तो ये भी तो एक लिमिटेशन समझ में आ रहा है सर। हाँ, ये सारी ही लिमिटेशंस हैं यार, मुझे लगता है ये सारी लिमिटेशंस हैं। तो ऊपर वाले में वो सारे बेनिफिट्स थे, इसमें ये सारी लिमिटेशंस हैं। तो बिल्कुल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की कुछ बेनिफिट्स और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट वाला पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। ये पैसेज मैं लेकर आया हूं खासकर की कजान। अगर आपको याद हो, कजान में ब्रिक्स की सबमिट हुई थी, कजान ब्रिक्स सबमिट हुई थी। तो कजान में सारे की सारे ब्रिक्स के मेंबर यहां पर पहुंचे। और आपको बता दूं, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आप मेरे साथ पहले से ही सुन लो कि आ, वो बात अलग है कि ब्रिक्स में ओरिजिनली जो मेंबर्स हैं वो 5 है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं। बट ओरिजिनली 4 5 मेंबर तो है, जिसमें से सबसे ओरिजिनल अगर पूछे ना, सबसे ओरिजिनल तो ऊपर के 4 ही है, क्योंकि साउथ साउथ अफ्रीका तो 2010 में ज्वाइन करता है। बट इतना ही नहीं, इसके अलावा ब्रिक्स में इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसी कंट्रीज भी ब्रिक्स की मेंबर, परमानेंट मेंबर बन चुकी हैं। तो अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में फुल टाइम मेंबर का स्टेटस और 5 कंट्रीज को हम लोगों ने एक्सटेंड किया था। वैसे तो 11 कंट्रीज हुआ करती थी कभी, इसमें एक कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पहले हमारा ब्रिक्स का मेंबर बना और बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया। सिंपल बात, अर्जेंटीना पहले मेंबर बनता है और बाद में अर्जेंटीना मना कर देता है, ये बोलकर कि नहीं सर, अपन अब बनना नहीं चाह रहे। तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी ब्रिक्स के 5 परमानेंट मेंबर्स और आ गए हैं। हालांकि इनके इनिशियल्स आप लोगों को इसमें दिखेंगे नहीं। तो कंप्राइजिंगली हमारे पास 11 कंट्रीज हैं। बट जब अर्जेंटीना में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं और जब अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति आ जाता है, तो हम देखते हैं उसके बाद अर्जेंटीना बैकआउट कर जाता है। तो पहले कभी 11 मेंबर्स होते थे ब्रिक्स में, अभी 10 है। तो आइए बात करते हैं। इस पूरी की पूरे पैराग्राफ में मैंने एक नेटो मेंबर की बात करी। नेटो मेंबर एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मेंबर है जिसने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करी है। दैट कंट्री हैज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो आप लोगों को मुझे बताना है वो कंट्री कौन सी है, जिसके प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब अर्दोगन। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आधे बच्चों को, अर्दोगन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में टर्की का नाम आ जाता है। बिल्कुल टर्की है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर आखिरकार ब्रिक्स ग्रुप के बनने के पीछे का जो मेजर मोटिवेशन है वो क्या है। यहाँ पर आंखें बंद करके आंसर याद कर लीजिए। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर्स। कोई यहाँ पर ये सिक्योरिटी का ग्रुप नहीं है, कोई यहाँ पर ये जियोपॉलिटिक्स का ग्रुप नहीं है। वो बात अलग है कि जियोपॉलिटिक्स की बातें इसमें हो जाती है, बट इस ग्रुप को बनाया केवल और केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गया था। दिस ग्रुप इज ओनली was made only to promote economic growth of its member countries. सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, which of the following country was the last to join BRICS। अगर इसमें से वो बाकियों की बात करता ना, जैसे हमारे पास अभी जो रिसेंट मेंबर जिसने मतलब जिसने ब्रिक ज्वाइन किया है, उसमें इजिप्ट आपके पास आ गया, ईरान आपके पास आ गया, इथियोपिया इज वन ऑफ देम, दुबई इज वन ऑफ देम, दुबई, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और एक कंट्री का नाम मैं शायद भूल रहा हूं। इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, हाँ जी, सऊदी अरब। तो सऊदी, अगर इसमें से कोई एक का नाम वो लेता तो शायद समझ में आता है, बट इसमें से तो वो किसी का नाम नहीं ले रहा। बेटा ऊपर के 3 जो है ये ओरिजिनल मेंबर्स कंसिडर किए जाते हैं, मैं ये भी आपको बता दूं, ये ओरिजिनल मेंबर्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि पहले ये संस्था का नाम ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। साउथ अफ्रीका इज द आंसर, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन करता है, 2010 में ज्वाइन करता है, इसकी वजह से इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, आपको क्या लगता है, हाउ डज द ब्रिक ग्रुप डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूरोपियन यूनियन।
यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फर्क क्या है? आपको बता दूं बेटा, यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन तो बात की बात है, बट वो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस करता है। यूरोपियन यूनियन में आपको लगे तो सभी कंट्रीज के बीच में पहली बात तो बॉर्डर वो लोग मानते ही नहीं है। अगर एक कंट्री से आप दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए वो कॉमन करेंसी की बात करते हैं। वो ये बात करते हैं कि हमारे मतलब यूरोप इज वन कॉन्टिनेंट जिसमें सारी कंट्रीज आपस में लैंड बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। तो अगर किसी एक इंसान को यूरोप की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो प्लीज आप लोग यहाँ पर वीजा फॉर्मेलिटीज को लाकर मत खड़ा कर दीजिए, आप आराम से उनको जाने दीजिए, मतलब फ्री रिजीम होना चाहिए। बट आपको बता दूं ब्रिक्स ऐसा नहीं है। ब्रिक्स में हम लोग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क हो जाता है यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। अब ये भी देख लो, ये हम लोगों ने क्वाड के बारे में भी डिस्कस किया था, अब ये आप लोग ब्रिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लो। पहला कि सर इट प्रेजेंट्स it represents a shift in global power dynamics with emerging economies playing a more prominent role। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये कि सर पूरी दुनिया को हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रिक्स में जितनी emerging economies हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया डेवलप्ड कंट्रीज चलाती है, emerging economies दुनिया की वो भी एक बहुत prominent रोल प्ले करती है। सेकंड, इट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल ऑर्डर। बिल्कुल सही है। ब्रिक्स की सहायता से हम लोग वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्डर को ये बताते हैं कि यार वेस्टर्न ग्रुप्स ही केवल देश दुनिया नहीं चलाते हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज, न्यू वर्ल्ड कंट्रीज वो भी इस दुनिया को चला सकते। दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। याद आ रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम लोगों ने पॉल साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ा था जब हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही तो क्रिएट करने की बात कर रहे थे हम उस समय। थर्ड, इट प्रमोट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मल्टीपल सेंटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये ब्रिक्स का। ब्रिक्स हमेशा से चाहता है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करो। मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तो किसी की डिक्टेटरशिप, किसी की टायरेनी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मोनार्की, किसी की टिरेनी, किसी की डिक्टेटरशिप के अंडर आप लोगों को नहीं रहना पड़ेगा। तो द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग ब्रिक्स ग्रुप इन अचीविंग इट्स गोल। ब्रिक्स के बहुत सारे गोल है बट अचीव नहीं कर पा रहे ये लोग। जैसे ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन की तरह ही ब्रिक्स करेंसी लाना चाहता था बट वो कजान में आइडिया बिल्कुल फेल हो जाता है। वो बात अलग है कि इंडिया थोड़ा सा रोड़ा अड़ाता है इसमें, बट आइडिया तो फेल हो जाता है ना। तो क्या लगता है आपको कौन से चैलेंजेस ब्रिक्स ग्रुप फेस कर रहा है जिसकी वजह से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता? देखो अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, पहला, हर किसी कंट्री के इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज अलग है, ये एक रीजन है, बिल्कुल है। जैसे इंडिया के इंटरेस्ट अलग है, चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट अलग है, ये भी आपको बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान तो खैर ब्रिक्स का मेंबर नहीं है बट चाइना के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग चलते हैं इंडिया से। थर्ड, इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन सम मेंबर कंट्रीज, ये एक रीजन हो सकता है। रशिया को देख लो, रशिया के ऊपर सैंक्शंस की बाहर लाद दी अमेरिका ने, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन रशिया में हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रशियंस को देखनी पड़ रही है, ये भी एक रीजन हो सकता है। ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। थर्ड, जियोपॉलिटिकल टेंशन और कंपटीशन चल रही है आज की दुनिया में अमंग द मेजर पावर्स, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। तो मेरे हिसाब से सारे ही चैलेंजेस हैं यार ये, याद कर लो, ऑल दीज आर द चैलेंजेस विच करेंटली द ब्रिक्स ग्रुप इज फेसिंग। उसके बाद हाउ हैज द ब्रिक्स ग्रुप सॉट टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज। हमको तो ये बात पता है कि ब्रिक्स ने अपना इम्पैक्ट दुनिया में बढ़ाया है। और आपको बता दूं द ओनली नेटो कंट्री विच हैज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स, शायद ये आप लोगों से पूछ ले, नाम है टर्की। टर्की अगर रिक्वेस्ट करता है ब्रिक्स को ज्वाइन करने की तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ब्रिक्स ने अपना इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पर दिखाया है ना। तो क्या लगता है किस तरीके से दिखाया होगा? सबसे पहला आंसर, सबसे पहला ऑप्शन, बाय एस्टेब्लिशिंग अ कॉमन करेंसी एंड सेंट्रल बैंक। सर सेंट्रल बैंक तो है, ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसको आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। ब्रिक्स देशों का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है।
2014 में बना था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इट गॉट फॉर्म्ड इन 2014। ठीक है जी। तो मतलब बैंक के ऑपरेशन हालांकि 2015 में शुरू हुए थे। तो ये ब्रिक्स का एक बैंक है, बट कॉमन करेंसी तो नहीं है ना। कॉमन करेंसी अभी तक ब्रिक्स की आ ही नहीं पाई। बाय क्रिएटिंग अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, भाई साहब ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं इस समय। तो कोई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्रिक्स कंट्रीज की है ही नहीं, गलत है। थर्ड, बाय प्रमोटिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सही, बहुत सही। साउथ साउथ कोऑपरेशन, अगर आपको बता दूं ना कहीं दुनिया में एक बात वायरल है कि इक्वेटर के ऊपर के सारे देश ऑलमोस्ट डेवलप्ड है और इक्वेटर के नीचे सारे देश ऑलमोस्ट डेवलपिंग है। हालांकि कुछ स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन हमेशा है, जैसे इक्वेटर के ऊपर इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज हैं जो कि अपने आप को डेवलपिंग बोल रही है, और इक्वेटर के नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे देश है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो जनरली ये साउथ साउथ कोऑपरेशन पर ज्यादा फोकस करता है ब्रिक्स, और एडवोकेट करता है कि यार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स तो होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये बोलता है व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था 2014 में ये बैंक बना था। क्या रोल है बेटा? सबसे पहले तो ये डेवलपिंग कंट्रीज और ब्रिक्स मेंबर्स दोनों को लोन देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। बिल्कुल सही है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक प्रमोट करता है। बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से लोन लेने चले जाओ तो यार ये बिल्कुल शर्तों की शर्तें लाद देते हैं आपके ऊपर कि नहीं पहले ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहीं ना कहीं रोल वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंस को खत्म करना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री रिसेंटली विड्रू फ्रॉम द ब्रिक्स ग्रुप? जैसे कि मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना एक बार तो मेंबरशिप ले ली, उसके बाद जैसे ही अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। क्यों किया? कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो अर्जेंटीना के साथ ना हो, इसलिए अर्जेंटीना को डर लग रहा है। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जो कि प्रो रशिया है। वेनेजुएला की हालत हम सब जानते हैं, और ये सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुई है। उनके समय वेनेजुएला पर लाद लाद के सैंक्शंस लगा दिए गए। फिर ये बोल रहा है विच कंट्री करंटली होल्ड्स द ब्रिक चेयरमैनशिप? सबको पता है इस बार अभी मीटिंग ब्राजील नहीं रशिया कजान में हुई थी। तो अभी रिसेंट चेयर जो या चेयरमैनशिप जो ब्रिक्स कंट्री की है वो रशिया के पास है। उसके बाद बोलता है विच इज द ओनली नेटो मेंबर टू अप्लाई फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप? अभी मैंने इसका आंसर दिया आपको, टर्की। रिसेंटली वेयर इन रशिया द ब्रिक्स समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड? ऑफ कोर्स आंसर इज कजान। ये सारी सिटीज वैसे रशिया की हैं, बट रिसेंटली कजान में ब्रिक्स समिट हुआ। चलते हैं बेटा पैसेज नंबर 3 की तरफ। और ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमपॉक्स के ऊपर है। ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है ना अभी डब्ल्यूएचओ ने इसे, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इंटरनेशनल कॉज ऑफ कंसर्न डब्ल्यूएचओ ने डिस्कस किया है, डिक्लेयर किया है एमपॉक्स को। मंकी पॉक्स जो है वो ज्यादातर 15 साल के बच्चे या वो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है उसको अटैक कर रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले। मतलब देखा जाए तो इस वायरस का स्प्रेड अफ्रीका में सबसे पहले हुआ, और अफ्रीका के बाद धीरे धीरे अब ये और भी कंट्रीज में धीरे धीरे फैल रहा है। वैक्सीन अभी तक बनी तो नहीं है, बट कोशिशें जारी है। और इसका मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है। तो एमपॉक्स ऐसा नहीं है पहली बार ये आया, पहली बार एमपॉक्स को देखा गया था। आइए बात करते हैं एमपॉक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस बार, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो सबसे पहले बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एमपॉक्स? फैलता कैसे है? सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी भी इंफेक्टेड इंडिविजुअल या एनिमल्स के साथ अगर आपने क्लोज कॉन्टेक्ट यहाँ पर स्टेब्लिश करे तो एमपॉक्स फैल सकता है। अच्छा, एमपॉक्स का सबसे करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है? वो बात अलग है कि छाले सॉरी क्या कहते हैं बुखार हो जाता है, अब तो फलाना ढिमकाना, वो तो कोविड में भी होता है। तो करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है एमपॉक्स के? यार आपको आपकी बॉडी में हर जगह छाले हो जाते हैं जिसमें लिक्विड भर जाता है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक symbol of mpox. तो a distinctive rash that progresses to fluid filled sores, ये mpox का एक बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसी वजह से इसका मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वाज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय 2022 mpox आउटब्रेक? 2022 में भी mpox का आउटब्रेक हुआ था, और उस समय कहा जाता है 2022 में ये गे
और बाइसेक्सुअल लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहा था। चलो, अब बहुत लोग यहाँ पर मजाक उड़ाएंगे कि सर ये तो ठीक था, बट जैसा भी है मुझे नहीं पता। आई रिस्पेक्ट LGBTQ कम्युनिटी एज वेल, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। यहाँ पर बिल्कुल ये बोल रहा है कि जब 2022 में एमपॉक्स का आउटब्रेक देखा गया था ना अमेरिका में हुआ था इसका आउटब्रेक, तो ज्यादातर वहां पर गे और बाइसेक्सुअल पॉपुलेशन को ये टारगेट बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाउ डज द न्यू फॉर्म ऑफ एमपॉक्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस आउटब्रेक? अब ये जो नया फॉर्म आ रहा है, ये प्रीवियस आउटब्रेक से किस तरीके से अलग है? जैसे कि मैंने बोला, इस बार ये गे बाइसेक्सुअल मेन को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं इसके, बहुत ही हार्ड हो रहा है लोगों के लिए डिटेक्ट कर पाना कि एमपॉक्स आपको हुआ भी है या नहीं। तो इसलिए ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों आज एमपॉक्स जो है अपने प्रीवियस वर्जन्स से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एमपॉक्स को मतलब डिटेक्ट करने के लिए, एमपॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए इंडिया में, खासकर की इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, स्पेशली आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक RT-PCR किट हम लोगों ने लॉन्च करी है। RT-PCR किट का नाम है एरबा MDX। ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एरबा MDX नाम की एक किट हम लोगों ने इशू करी है आंध्र प्रदेश में। आई एम टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को यहाँ पर AP लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश। RT-PCR किट एक एरबा MDX नाम से ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। इंडिया की RT-PCR किट है, कुछ मिनटों में ये बता देती है कि आपको मॉन्की पॉक्स हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे काफी मुश्किल है इसको देखना। ये इंडिया की पहली सोलो किट है, इससे पहले कभी इंडिया में किसी स्टेट में ऐसी RT-PCR किट्स अवेलेबल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द न्यू फॉर्म ऑफ एमपॉक्स? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सर एक तो बहुत ही माइल्डर सिम्टम्स, बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसको डिटेक्ट करना, और सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है। ये है एमपॉक्स के नए फॉर्म की सबसे खतरनाक चीज। चलिए, तो एमपॉक्स सबसे पहले आइडेंटिफाई कब हुआ? एमपॉक्स सबसे पहले 1958 में आइडेंटिफाई हुआ, और सबसे पहले ये पाया भी monkeys में ही गया था। Why this disease named monkeypox? Because it was first found in monkeys। इसी वजह से इसका नाम monkeypox या mpox रख दिया गया। अच्छा, वेयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एमपॉक्स रिकॉर्डेड? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर हम लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि मोंकियों से, इसको जूनोसिस कहते हैं ना, मतलब जूनोसिस मतलब जब कोई बीमारी एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर हो जाए, तो पहला केस कहां पर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था? किस कंट्री में रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने फर्स्ट केस, जहां पर हम लोगों ने ये देखा कि एमपॉक्स जो है वो मोंकी से अब भाई ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है? ये तो अमेरिका में भी देखा गया है, बट फर्स्ट केस की वो बात कर रहा है। फर्स्ट केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसने डरा दिया पूरी दुनिया को। खतरनाक तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कॉन्गो एमपॉक्स के। ये बोल रहा है इन विच रीजन एमपॉक्स इज एंडेमिक। एंडेमिक कहां पर है भाई? सबसे ज्यादा एमपॉक्स सबसे पहले कहां से आया? ये डिजीज कहा कि एंडेमिक है। आज के डेट में तो ये पेंडेमिक बनने की कोशिश कर रही है, बट ये कहा कि एंडेमिक है। तो एमपॉक्स इज एंडेमिक टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। प्लीज इसको याद कर लेना, एमपॉक्स इज एंडेमिक टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ 2003 एमपॉक्स आउटब्रेक? 2003 में एमपॉक्स का आउटब्रेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा गया था। तो ये बोल रहा है कि उस समय जो एमपॉक्स का आउटब्रेक यूएस में हुआ था, उसका सोर्स क्या था यार? उसका सोर्स था इन्फेक्टेड डॉग्स, इन्फेक्टेड प्रेरी डॉग्स। दिस वाज द सोर्स ऑफ द एमपॉक्स आउटब्रेक 2003 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्योंकि WHO ने डिक्लेयर किया है इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो कुछ WHO की बात भी कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1948 and the headquarter of WHO is located in the Geneva city of Switzerland। Geneva city of Switzerland। और अगर ये पूछे कि अभी कौन सी डिजीज ऐसी है जो कि WHO की मदद से ग्लोबली इरेडिकेट कर दी गई है? स्मॉल पॉक्स। Out of these four, smallpox is the disease which has been eradicated globally with the help of WHO। Question number 14, who is the current Director General of WHO? Mr. Tedros Adhanom। Mr. Tedros Adhanom is the current Director General of WHO। And question number 15, what is the primary goal of WHO? Of course, primary goal यहाँ पर
ग्लोबल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना है। कोई पॉवर्टी, हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स के लिए इसको नहीं बनाया गया। पैसेज नंबर 4 की बात कर लेते हैं बेटा। नाउ दिस पैसेज इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इस एक पैसेज में मैं यहाँ पर इसराइल और हमास के बीच का वो सारा के सारा वॉर का सिनेरियो लेकर आ गया। अगर आपको याद आ रहा हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन द मंथ ऑफ सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रूलिंग दिया था एक 15 जजों की बेंच ने एक जजमेंट प्रोनाउंस किया था, जिस जजमेंट में उन्होंने ये बोला था कि सर गलत कर रहा है यहाँ पर कौन, इसराइल। इसराइल का जो कंटिन्यूड प्रेजेंस है इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी वो अनलॉफुल है। क्या बोला था आईसीजे ने? दैट Israel continued presence in the occupied Palestinian territory is unlawful and it should come to an end as rapidly as possible. This is what ICJ said. और इस एक पॉइंट से ये पूरा पैसेज आपके लिए बन गया। हो सकता है वो इसी पैसेज को एज इट इज चाप यहाँ पर चेपे, ठीक है, यहाँ पर वो एज इट इज इस पैसेज को यहाँ पर चेप दे और वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस वोट टू पार्टीशन द पैलेस्टीन इनटू सेपरेट जूइश एंड अरब स्टेट्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा कब गया था? जब यूनाइटेड नेशंस में वोट करवाया गया था, कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि पैलेस्टीन जो पहले अरबियों का एक देश था फॉर अरब मुस्लिम्स, उस कंट्री के पार्टीशन कर देना चाहिए फॉर द अरब मुस्लिम्स एंड फॉर द जूइश पीपल? कब हुआ था पहली बार ये वोट? 1947। काइंडली रिमेंबर दिस, पहली बार वोट 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, आपको पता है जब इसराइल का क्रिएशन हुआ तब बहुत बड़ी मात्रा में अरबियों का यहाँ पर मास डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक टर्म है पैलेस्टीनियन जो यूज करते हैं, पैलेस्टीनियन यूज करते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पर पैलेस्टीनियंस को उन्हीं की धरती से भगाया गया था इन इजराइल के जूइश लोगों के द्वारा। तो उन्होंने उस मास से अपना डिस्प्लेसमेंट को अरेबिक में क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड? Which of the following word is used for the Palestinians mass displacement because of Israel, creation of Israel? वर्ड का नाम है अल नकबा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, पूछ सकता है वो आपसे। फिर वो बोल रहा है कौन सी टेरिटरी ऐसी है विच वर कैप्चर्ड बाय इजराइल? क्योंकि आपको बता दूं, जब इजराइल बना था ना, आज की डेट में इजराइल का मैप देखें अगर आप, तो इजराइल के आसपास सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो इजराइल ने 1967 में 6 डे वॉर लड़ा था। 6 डे वॉर की बात करूं, बहुत सारी कंट्रीज 6 डे वॉर में इन्वॉल्व थी। अगर मैं उसकी लिस्ट आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन सी कंट्री इजराइल के ऊपर यहां पर चढ़ गई थी 6 डे वॉर में, तो काफी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन। 6 डे वॉर की बात करते हैं तो मेजर तो यहाँ पर 3 ही कंट्रीज हैं, और ये तीनों कंट्री के बॉर्डर लगते हैं इजराइल के साथ। इजिप्ट, सीरिया, अच्छा, एंड जॉर्डन। ये तीनों कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। पैलेस्टीनियन यहाँ पर गुरिल्ला अटैक करते हैं। तो हालांकि सबको बहुत पीटा इजराइल ने सभी को पीटा। 6 डे वॉर में इजराइल जीता भी। बट यहाँ पर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे कंप्लीट आंसर यहाँ पे चूज कीजिए कि इजराइल ने कौन कौन सी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी 6 डे वॉर में। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर इजिप्ट को हुआ था, तो ये भी बता दें, क्योंकि इजिप्ट का एक पार्ट है सेने पेनिनसुला, वो मतलब इजिप्ट का पार्ट है सेनाई पेनिनसुला, वो यहाँ पर जो इजराइल है उसने कैप्चर कर लिया था। वो बात अलग है कि वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम, सेनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स सब कैप्चर करके बैठ गया था, और ये गोलन हाइट सीरिया के पास है। तो सबसे कंप्लीट आंसर मुझे ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। 6 डे वॉर में इजराइल ने सब कुछ ही कैप्चर कर लिया था यार। उसके बाद धीरे धीरे इजराइल ने छोड़ा फिर इसे। तो ये बोल रहा है कि व्हाट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अकर्ड इन 1979। आपको बता दूं 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक पीस ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी। जिस पीस ट्रीटी के अंडर 1979 में जाकर इजराइल ने वो सेनाई पेनिनसुला का पार्ट इजिप्ट को वापस किया था। तो ये बोल रहा है आफ्टर 1948 वॉर एंड सीज फायर हाउ वाज जेरूसलम डिवाइडेड? 1948 में भी एक वॉर होता है जिसके लड़े जाने के बाद सीज फायर जहां पर हो गया था। यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व होती है, और यूनाइटेड नेशन ने किस तरीके से जेरूसलम को डिवाइड किया था बेटा? ओरिजिनली द सिटी ऑफ जेरूसलम वाज डिवाइडेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं।
ये सारी की सारी लड़ाई एक्चुअली में जेरूसलम को लेकर ही है, जिसको आप लोग आज की डेट में हिंदी में आप इसको फिलिस्तीन कह देते हैं, ठीक है, इसको यरूशलेम कहा जाता है। ये जेरूसलम वो जगह है जहां पर क्रिश्चियंस को लगता है कि जीसस को यहीं पे क्रूसीफाई किया गया था, जहाँ पे मुस्लिम्स को लगता है कि अपना प्रोफेट मोहम्मद की पहली बातचीत अल्लाह से इसी जगह पर होती है। तो क्या है, नहीं समझ में आ रहा। इतना समझ में आ रहा है कि जेरूसलम कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि जैसा कुछ बनता हुआ जा रहा है। तो ये एक्चुअली में रिलीजियस वॉर है। और आपको बता दूं, कभी क्रिश्चियनिटी, कभी आप लोग यहाँ पर अगर कभी बाइबल पढ़े तो बाइबल में एक वॉर का यहाँ पर मेंशन किया गया है, विच इज क्रूसेड। बाइबल में क्रूसेड्स का मेंशन किया गया। क्रूसेड कहा जाता था उस समय धर्म के आधार पर लड़ा जाने वाला युद्ध। इन्होंने बाइबल में ये लिखा है कि मतलब ईसाइयों ने बहुत से धर्म युद्ध लड़े फिलिस्तीन से, मतलब फिलिस्तीन या ये कह लो कि जेरूसलम वापस लेने के लिए, जेरूसलम से अरबियों को निकालने के लिए बहुत से क्रूसेड्स उन्होंने लड़े। तो क्रूसेड यहाँ पे धर्म युद्ध कहा गया है। तो इस तरीके से क्रिश्चियंस, जूइश, इन इन लोगों ने पैक्ट बनाया, एक अलायंस बनाई, पूरा की पूरा इलाका इन्होंने अरबियों से छीन लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट एक्शन डिड इजराइल टेक रिगार्डिंग गाजा इन 2005? 2006 में, 2005 में भाई इसराइल तो बहुत ही अफर्मेटिव स्टेप्स ही ले रहा था, बट क्या ही पता था कि गाजा यहाँ पर रिपल्सिव अटैक करेगा। 2005 में इसराइल ने गाजा से एक बहुत मस्त स्टेप लिया, दैट इज इसराइल विड्रू ट्रूप्स एंड सेटलमेंट्स। विच टेरिटरी वॉज रिटर्न टू इजिप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ 1979 पीस ट्रीटी? ये मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। सेनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस दे दिया गया था 1979 के पीस ट्रीटी में। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आईसीजे के बारे में बता दूं बेटा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड की सिटी द हेग में है। नीदरलैंड में एक सिटी है द हेग, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कर देती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को? बेटा, द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट सेटल डाउन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। कोई भी क्रिमिनल मैटर को आईसीजे सेटल नहीं करता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी क्रिमिनल मैटर को आईसीजे सेटल नहीं करता। अगर आपसे पूछा गया क्या आईसीजे वॉर क्राइम्स को करता है सेटल, मैं आपको पहले बताता हूं, डज नॉट सेटल वॉर क्राइम्स, डज नॉट सेटल वॉर क्राइम्स। और यहां पर इस समय जो इसराइल गाजा में कर रहा है ना, बहुत से लोगों की माने तो वो वॉर क्राइम ही कर रहा है, और ये नहीं करता है सेटल आईसीजे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हाउ डज द आईसीजे जुरिस्डिक्शन वर्क? किस तरीके से आईसीजे का जुरिस्डिक्शन काम करता है? बेटा, जनरली इट रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम द स्टेट्स इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। इस तरीके से जुरिस्डिक्शन आईसीजे का काम करता है। अगर आप खुद ही नहीं जाओगे, अगर आप खुद ही नहीं जाओगे आईसीजे, तो आईसीजे अपने आप से इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इट रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम द स्टेट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। अगर स्टेट्स का ही कंसेंट नहीं है तो आईसीजे यूनिलेटरली आप लोगों के विवाद में नहीं घुसेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ के आज पाकिस्तान को पीट दूं, तो जब तक इंडिया नहीं चाहेगा तब तक आईसीजे इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस आईसीजे फ्रॉम आईसीसी? बेटा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज नॉट अंडर यूनाइटेड नेशंस। पहली बात तो ये समझ लो, ये कोर्ट यूएन के अंडर नहीं आता। ये कोर्ट सेटल करता है वॉर क्राइम्स को, ये कोर्ट सेटल करता है वॉर क्राइम्स को। और इसी कोर्ट ने वो जजमेंट प्रोनाउंस करा था व्लादिमीर पुतिन के लिए, जिसमें पुतिन के अरेस्ट वारंट इशू करे थे, वो आईसीसी है। गजब चीज यहां पर यह है कि इस कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट रोमन स्टैट्यूट के अंडर हुआ था, और इस कोर्ट का भी हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर हेग सिटी में ही है। गजब चीज यहां पर यह है। बट वो ये पूछ रहा है अब कि इन दोनों कोर्ट में प्रिंसिपल डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलता है? गजब चीज आपको बता दूं कि आईसीजे सेटल करता है स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, जबकि आईसीसी यहां पर इंडिविजुअल्स को भी ट्रायल, उनका भी ट्रायल कर सकता है। ये इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है। ये क्राइम, वॉर क्राइम से जुड़े हुए मैटर को डिस्कस कर सकता है आईसीसी, जबकि वॉर क्राइम से जुड़े हुए मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर या डिस्कस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 11,
सर आईसीजे में कितने जजेस होते हैं? आईसीजे में आपको मैं पहले ही बता दूं, इट इट एक्चुअली इट इज हैविंग 15 जजेस। जजेस यहाँ पर क्या कहते हैं, 9 ईयर का टर्म सर्व करते हैं विद 5 सीट्स अप फॉर इलेक्शन आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। यहाँ पर 15 जजेस होते हैं टोटल मिला के, जो 9 सालों के लिए चुने जाते हैं। और हर 3 साल के बाद 5 जजेस की सीट खाली हो जाती है। मैं ये भी आपको बता दूं। तो ऐसा नहीं है कि 15 की 15 जजेस का इलेक्शन एक साथ होता है, एक साथ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जजेस होते हैं टोटल में 15। हर 3 साल के बाद 5 जज चुने जाते हैं और हर 5 जजों को 9 सालों के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पर ये भी बात के मतलब समझ के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, एज ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईसीजे जजेस इज एक्यूरेट। अच्छा, इंडिया की तरफ से कोई आईसीजे का जज है? बिल्कुल बेटा, ये उसी का क्वेश्चन है एक्चुअली में। दलवीर भंडारी बिल्कुल इंडिया की तरफ से इस समय, मतलब इंडिया के करंट इंडियन जज है वो इस आईसीजे में। एंड दाई तलाडी इज वन ऑफ द 4 न्यू जजेस टेकिंग द सीट्स इन फेब्रवरी। बिल्कुल इस फेब्रवरी में, मतलब अगले साल फेब्रवरी में, जो डायर तलाडी है वो कुछ 4 जजेस में से एक जज है जो इस बार फेब्रवरी में आईसीजे में नई सीट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बेटा, इसराइल के मिलिट्री ने एक्चुअली ये बात वायरल कर दी है कि गाजा में इस्माइल हानिये मारा गया। हु वॉज इस्माइल हानिये? कहते हैं अक्टूबर अक्टूबर 2024 में जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था उसका ब्रेन चाइल्ड है ये, इस्माइल हानिये। तो इजरायली फोर्सेस ने डिक्लेयर कर दिया है कि गाजा में उनकी ट्रूप्स ने इस्माइल हानिये को मार दिया है। हु इज इस्माइल हानिये? ही इज द लीडर ऑफ हमास इन गाजा। अच्छा, हमास क्या अपने आप में एक चीज है? व्हाट डज द हमास स्टैंड फॉर? व्हाट डज दिस वर्ड स्टैंड फॉर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप लोगों को ये याद होना चाहिए। व्हाट दिस वर्ड हमास स्टैंड फॉर? हमास स्टैंड फॉर हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया। ये हमास की फुल फॉर्म है बेटा, हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया। नाउ 15 क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ हमास एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? ये भी आपको बता दूं। फाउंडर ऑफ जो हमास ग्रुप है वो अहमद यासिन है, एंड दिस पर्सन वाज assassinated इन द ईयर 2004। अहमद यासिन। Which of these following statement best describes Hamas governance and support? आपको बता दूं, हमास आज के डेट में फिलिस्तीन जो पैलेस्टाइन है उसके 2 पार्ट्स बन रहे हैं। अगर आप इसराइल का मैप देखेंगे तो इसराइल के ईस्ट में आपको यहां पर दिखेगा गाजा, और इसराइल के अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो यहां पर कुछ इलोंगेटेड पार्ट में आपको दिखेगा वेस्ट बैंक। तो आज की डेट में ये दोनों इलाके रेमिनेंट्स है पैलेस्टाइन के, जो पहले कभी पैलेस्टाइन हुआ करता था, अब तो नहीं है। और इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास इसराइल है। तो ये बोल रहा है कि हमास यहाँ पर इन दोनों में से कहां पर ज्यादा प्रेविलेंट देखने को मिलता है। आपको बता दूं, हमास गाजा को ही गवर्न करता है, 2007 से गवर्न करता हुआ आ रहा है। और कहीं ना कहीं हमास ग्रुप को ईरान की बैकिंग मिली हुई है, क्योंकि ईरान भी इसराइल को नहीं चाहता। ईरान भी इसराइल को नहीं चाहता, और अभी ईरान ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक बार ईरान इसराइल के वॉर को भी पढ़ के जाना, मुझे लग रहा है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हमास प्राइमरी डिमांड? हमास की डिमांड क्या है? कुछ नहीं है भाई, इस पूरे वॉर में वो चाहते हैं कि भाई फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स को छोड़ दे, और गाजा के ऊपर जो इन्होंने ब्लॉकेड लगा रखे हैं ना इसराइलियों ने, इसराइल फोर्सेस ने, वो हटा दे। ये इनकी करंट डिमांड है। हाउ इज हमास क्लासिफाइड बाय वेरियस इंटरनेशनल एंटिटीज? बहुत सारे लोग, जहां तक कि इसराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम जैसे कई सारे देश आज हमास को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, एक्सेप्ट इंडिया। ये भी आपको बता दूं, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट हमास को टेररिज्म से अभी तक नहीं जोड़ा है हमने। हाँ, हम कंडेम करते हैं जबकि, बट हम लोगों ने हमास के इस अटैक को दुनिया भर में कंडेम भी नहीं किया। दिक्कत हमारे साथ ये हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये देखें बेटा, ये पूरा पैराग्राफ जो मैं लेकर आया हूं ना, ये पंचशील पॉलिसी के ऊपर लेकर आया हूं। पंचशील पॉलिसी अगर आपको बात करें तो हमको पता है कि पंचशील पॉलिसी वो जो हमारी तरफ से, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचशील पॉलिसी जो है ये चाइना के साथ साइन करा था।
चाइना के साथ साइन हुआ था। इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय चाइना की तरफ से चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे जाऊ एनलाय। आपको दोबारा बता दूं, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और उस समय के चाइना के प्रीमियर जाओ एनलाय, इनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी 1954 में। तो अब इस ट्रीटी को इस साल 70 साल हो गए हैं, जिसका सेलिब्रेशन हुआ तो था, आपको बता दूं, हुआ तो था ये सेलिब्रेशन पूरा की पूरा चाइना में, जिसमें इंडिया नहीं गया। जाओ एनलाय था कौन? क्या ये चाइना का प्रेसिडेंट था? नो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना। ये चाइना का पहला पीएम माना जाता है और चाइना में पीएम की पोस्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना इज अ प्रेसिडेंशियल कंट्री और पंडित नेहरू इज द पीएम ऑफ इंडिया। तो दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ने ही ये पैक्ट साइन किया। एक चीज तो ये समझ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पहली बात तो पंचशील एग्रीमेंट में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हम मानते हैं। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को यहाँ पर और किस चीज से हम लोग मतलब समझ सकते हैं? बेटा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए एक शब्द यहाँ पर पंचशील यूज किया गया है। हम चाहते हैं कि हम आपस में रहे तो मतलब आराम से रहे, कोई किसी से लड़े वड़े ना खास। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, हु वाज द प्राइमरी प्रोपोनेंट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सबसे पहले किसने बताया था? ऐसा आइडिया बेटा हमारे नेहरू जी बता सकते हैं। तो पंडित नेहरू के दिमाग की उपज थी पंचशील एग्रीमेंट। अच्छा, विच प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील एम्फेसाइजेस द आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। ये पंचशील का एक लाइक 5 सिद्धांतों पर बेस था पंचशील, जिसमें एक था कि कोई किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये बोल रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील एम्फेसाइजेस द आइडिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस का। एक पॉइंट पंचशील में ऐड किया गया, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, जिसका मतलब ही यही है कि कोई किसी मतलब आमने सामने की कंट्री में आप ताका झाकी नहीं करेंगे, आप एक दूसरे की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। फिर ये बात कर रहा है कि ये 5 प्रिंसिपल जो हैं पंचशील के पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, ये प्राइमरीली कौन से फिलोसफी से लिए गए हैं? आपको बता दूं बेटा, पंचशील के ये 5 प्रिंसिपल्स बुद्धिस्ट फिलोसफी से लिए गए हैं, बुद्धिस्ट फिलोसफी से लिए गए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ पंचशील ट्रीटी? ये तो अभी मैंने आपको बताया, प्राइमरी गोल है शांति से दोनों भाई जो दोस्त है वो साथ साथ रहेंगे, मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा। और जब शांति से आप अपने दोस्त के साथ रहोगे तो क्या होगा? इकोनॉमिकली, कल्चरली आप दोनों की कंट्री एक दूसरे को जानेगी। तो टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हाउ डिड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कंट्रीब्यूट टू इंडिया फॉरेन पॉलिसी? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की वजह से ही इंडिया ने नॉन अलाइंड स्टांस हमेशा कोल्ड वॉर में पकड़े रखा। हमने आज तक कभी यूएस, ना कभी यूएसएसआर, कभी किसी भी कंट्री को यूनिलेटरली सपोर्ट नहीं किया। सेकंड, बाय फोस्टरिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, आज हम लोग अपने आसपास के देशों के साथ खुशी से रहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंडिया की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की वजह से, इस पंचशील पॉलिसी की वजह से आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये गुण हमारे पास आया है। थर्ड, बाय एडवोकेटिंग फॉर डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, इंडिया बोलता है, बिल्कुल बोलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होनी चाहिए, बट इंडिया बोलता है न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ये गलत है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मैं तो रखूंगा बट आप नहीं, तो इसको नहीं मानता। हम बोलते हैं ग्लोबल डिसआर्मामेंट को एडवोकेट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये सारी चीजें पंचशील एग्रीमेंट की वजह से आई है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, एंड सो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आई अगर ये वीडियो, तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। What is the significance of the 5 principles of peaceful coexistence in contemporary international relations? आज की डेट में पंचशील का क्या आपको सिग्निफिकेंस लगता है? आज की डेट में भाई, दे रिमेन अ रेलेवेंट एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन नेशंस। बिल्कुल एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो है आज के डेट में पंचशील। दे हैव बीन अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज एज अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत सारे और भी देशों ने हमारे पंचशील से सीखा और आसपास के उनके पड़ोसियों के साथ उन लोगों ने पैक्ट किए।
दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कहीं ना कहीं आज हमारी फॉरेन पॉलिसी पंचशील की वजह से शेप है। कहीं ना कहीं आज जो हम लोग हमेशा न्यूट्रलिटी का दामन पकड़ के चलते हैं, वो पंचशील की वजह से कहीं ना कहीं ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज की दुनिया में पंचशील पॉलिसी के 5 प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल रिलेशंस में ये तीनों जगह काम आते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास comprising of 5 very important topics for this upcoming CLAT examination। आप ये समझ के चलिए कि ये वीडियो तो बिल्कुल देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि इस 5 पैसेजेस में से 2 3 या हो सकता है पांचों की पांचों यही उठा के दे दे वो। अभी अपना एलेट और क्लैट का पेपर अभी सेट नहीं हुआ होगा, 15 तारीख तक चलेगा, 15 तारीख के बाद ही सेट करेंगे। हो सकता है इसमें से कोई भी एक पैसेज वो एज इट इज उठा के आप लोगों से पूछ ले। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर सही में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना बेटा। मतलब आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो थ्रू आउट द एंड देखी होगी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी भी तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देख रहे थे, और आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही मैं क्लैट नेशनल टॉपिक्स को उठा के लेकर आऊंगा। ये इंटरनेशनल टॉपिक थे इस बार के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।